नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते आज क्या है खास कृषि समाचार में। 10 दिनों तक चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिखाए गए गुण। बेहतर तकनीक से की गई सागवान की खेती, साबित हो सकता है मुनाफे का सौदा। पराली प्रबंधन के लिए कारगर है स्ट्रॉ बेलर। वैशाली जिला की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पिछले दिनों हाजीपुर में रूटशेड संस्थान द्वारा 10 दिवसीय बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के जरिए प्रशिक्षणार्थियों को बकरी पालन से जुड़ी तमाम बारीकियों के बारे में विस्तार से बताया गया। रूटशेड संस्थान द्वारा पिछले दिनों वैशाली जिला में 10 दिवसीय बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना था। प्रशिक्षण में जीविका दीदी के साथ वैशाली जिला के 35 महिला प्रशिक्षणार्थियों ने हिस्सा लिया, जिन्हें बकरी के उन्नत नस्ल के बारे में विस्तार से बताया गया। इसके अलावा गर्मी के मौसम में बकरियों की देखभाल कैसे की जाए, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। किसान भाई, तकनीक में आज हम बात करेंगे सागवान की। वैसे तो सागवान का इस्तेमाल आमतौर पर फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन सागवान का वृक्ष आयुर्वेद के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण वृक्ष है। व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए आमतौर पर सागवान की अच्छी किस्म की खेती की जाती है, जिसमें कम रिस्क पर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। सागवान को इमारती लकड़ी का राजा भी कहा जाता है। इसका पेड़ काफी लंबा होता है और अच्छी किस्म की लकड़ियों की उपज भी हो जाती है। सागवान के लिए नमी और उष्णकटिबंधीय वातावरण काफी बेहतर साबित होता है। इसकी खेती के लिए बारिश, नमी, मिट्टी के साथ साथ रोशनी और तापमान की भी अहम भूमिका होती है। शुरुआती दिनों में पौधों की वृद्धि के लिए सिंचाई अहम होता है। खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ सिंचाई भी चलती रहनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप गेंदा फूल की खेती करने जा रहे हैं तो उसके अच्छे उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद का चयन बेहद जरूरी है, जिससे उत्पादन बेहतर होने के साथ साथ बाजार भाव भी आपको अच्छा मिल सके। किसान नियमित फसल के साथ अतिरिक्त आय लेना चाहते हैं तो खाली पड़ी जमीन पर गेंदा की खेती कर ऐसा कर सकते हैं। गेंदा के फूलों की बाजार में मांग को देखते हुए किसानों के लिए इसका उत्पादन बेहद लाभकारी साबित हो रहा है। खास बात यह है कि इस फूल की खेती कम जगह पर आसानी से की जा सकती है। ऐसे में अगर आप गेंदा की खेती इनके उन्नत प्रभेदों को अपनाकर करते हैं तो आपकी खेती कभी घाटे की खेती नहीं साबित होगी। ये उन्नत प्रभेद है अफ्रीकन और हजारिया। गेंदा को कृषि वैज्ञानिक उन्नत प्रभेद मानते हैं और उत्पादन के लिए अत्यधिक भी। हमारे देश में बहुत से किसान ऐसे हैं जो फसल के अवशेष को जलाकर एक तरफ प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पशुओं के खाने के काम आने वाले पुआल को भी बर्बाद कर रहे हैं। पराली की समस्या से निजात पाने में स्ट्रॉ बेलर मशीन काफी कारगर कृषि यंत्र साबित हो रहा है। इस यंत्र के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण के साथ साथ किसानों को उनके पुआल की कीमत भी मिल सकती है। साथ ही साथ पुआल से बनने वाले कुट्टी भी काट कर जानवरों को खिलाया जा सकता है। मुर्गी पालन का व्यवसाय करना किसान भाइयों के लिए शुरू से ही काफी लाभकारी रहा है। सफलता की कड़ी में आज हम बात करेंगे वैशाली जिले के सफल मुर्गी पालक किसान मनोज कुमार सिंह से। एक चिक्स को तैयार करने में 95 रुपया लगता है। मैक्सिमम 1 महीना में 1.25 kg का हो जाता है। उसके बाद हम लोग मार्केट में बेच देते हैं। ऐसे मेरे पास में अभी 12,000 चिक्स हैं। एक ही डेट का 12,000 चिक्स डाला हुआ है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के थोक अनाज मंडी में और जानते हैं चावल के ताजा भाव। सोनम बासमती 8700 से 8850 रुपए प्रति क्विंटल, बासमती उसना 4500 से 6100 रुपए प्रति क्विंटल, सोनम अरबा 6900 रुपए प्रति क्विंटल, सोनम उसना 5100 रुपए प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान? एक नजर मौसम के मिजाज पर। राज्य के अधिकांश जिलों में
पूर्वा हवा के प्रभाव से तापमान सामान्य से काफी ऊपर बना हुआ है, जिस कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना भी करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है। और साथ ही साथ किसानों को सलाह दी जाती है कि साफ मौसम के दौरान ही मूंग की परिपक्व फली की फसल ले। मूंग की परिपक्व फली की कटाई के बाद इसे मिट्टी में शामिल करें, जो धान के खेत में खाद का काम करता है और मिट्टी के स्वास्थ्य में भी काफी सुधार लाता है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके माध्यम से आपने खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम नई जानकारियां हासिल की, साथ ही साथ सफलता की नई कहानी, मंडी भाव और मौसम के विषय में भी जाना। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि गर्मी अपनी चरम सीमा पर है। ऐसे में न सिर्फ हम मनुष्य बल्कि हमारे पशु पक्षी भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं। इनमें कई प्रकार की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो आइए आज हम जानेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में दुधारू पशुओं की देखभाल कैसे की जाए। इसके लिए हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर आर.के. शर्मा जी से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। आज का जो हमारा विषय है वह इसी से संबंधित है कि गर्मी के दिनों में दुधारू पशुओं की देखभाल हम कैसे करें। और इस खास विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर आर.के. शर्मा, जो सह प्राध्यापक हैं बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि विषय से संबंधित सर जो ये सवाल है कि गर्मी के दिनों में जो दुधारू पशु हैं तो हमारे किसान भाई उनकी देखभाल किस तरह से करें। राज्य सरकार और भारत सरकार की तरफ से पशुपालक भाइयों का या कृषकों का आय दोगुनी करने का हमेशा प्रयत्न किया जाता रहा है। तो इसमें पशु स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जैसे कभी भी मौसम में बदलाव आता है, जलवायु में बदलाव होता है, जैसे चाहे वो जाड़े का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, तो पशुओं के खासकर दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन क्षमता को वो बुरी तरह से प्रभावित करता है। इसी तरह भी हम लोग गर्मी के मौसम से जूझ रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु चल रहा है, तो इस समय पशुपालक भाई विशेष ध्यान देंगे कि ग्रीष्म ऋतु में दुधारू पशुओं को किस तरह से देखभाल करें ताकि उसकी उत्पादन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े और उनके आर्थिक लाभ में भी कोई हानि नहीं हो, आर्थिक तरह से भी वो प्रभावित नहीं हो। इसलिए उनको कुछ विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है ग्रीष्म ऋतु में। इसमें आहार व्यवस्था, रख रखाव, उसके आवास व्यवस्था, ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना। और एक कुछ जनरल भी होता है, जो कुछ सामान्य तरीके भी हैं जिनको अपनाकर वो दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन क्षमता को प्रभावित होने से बचा सकते हैं। इसमें उनको ध्यान देना चाहिए। सर, आते हैं अब बीमारियों पर कि इस मौसम में ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो दुधारू पशुओं को ग्रस्त करती हैं और दूध उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है। जी, इसमें बहुत सा दो बीमारी प्रचुर हम लोग विशेष रूप से देखते हैं जो लोकप्रिय है गर्मी के दिनों में। सबसे पहला तो देखेंगे जो मौसम का प्रभाव है वो लू, हीट स्ट्रोक, उसका प्रभाव होता है। हीट स्ट्रोक का प्रभाव होता है। उसके अलावे हम देखते हैं कि FMD, जिसको खुरहा मुंहपका रोग भी कहते हैं, और हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया, जिसको जो पास्चुरेला मल्टुसेरा से होता है, हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया को घुरका भी कहते हैं, जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें घुरका भी कहते हैं, और गला घोंटू कहते हैं, जो हम लोग किताबी भाषा में गला घोंटू कहते हैं, घुरका भी कहते हैं। ये दोनों बीमारी जो है, इसके अलावा हीट स्ट्रोक विशेष रूप से पड़ता है। अगर हीट स्ट्रोक का प्रभाव अगर किसी पशु पर पड़ता है तो उसमें विशेष ध्यान देना है और कि उनको तुरंत नहलाया जाए, उनके सर पे ठंडे बोरे को भिंगाकर उनको राहत दिया जाए। बोरे को भिंगाकर कई बार उनको छत पर, उनके शरीर पर डाला जाए और ठंडे पानी से उनका स्नान किया जाए, धोया जाए। और अगर मुंहपका खुरहा रोग होता है तो उसमें उसका तो पहले ध्यान देना चाहिए कि हम लोग पहले उसका टीकाकरण कर लें, जिसका FMD का वैक्सीन आता है। अगर पहले टीकाकरण कर लेते हैं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। अगर टीकाकरण करते हैं तो वो काफ़ी सस्ता पड़ता है अगर पशुपालक भाइयों को। लेकिन अगर किसी भी दुधारू पशु में FMD हो जाता है तो वो उनका 1-2 गुण नहीं 4-5 गुना खर्च ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम लोग ये ग्रीष्म ऋतु होने से पहले खुरहा FMD का वैक्सीन लगा दें, जो कि 4 माह के पशुओं को दिया जाता है और चमड़ी में दिया जाता है। और इसका अगर ये देने से वो अगले 6 महीना के लिए वो मतलब सुरक्षित रहते हैं।
और ये खासकर पागुर करने वाले पशुओं में दिया जाता है। इसके अलावे जिसको गला घोंटू बता रहा था, हीमोरेजिक सेप्टिसेमिया बता रहा था, गुरहा बता रहा था, उसमें भी वो उसमें वार्षिक होता है, किसी भी उम्र के पशुओं को दिया जा सकता है। और 2 मिलीलीटर वैक्सीन उनके ये चमड़ी में दिया जाता है। ये भी पागुर करने वाले पशुओं के जैसे दूध ये भैंस गाय है बकरियों में दिया जाता है। ये अगर इसको वैक्सीन को देते हैं गर्मी शुरू होने से पहले देते हैं तो इसका प्रभाव पूरे साल भर रहता है और वार्षिक सुरक्षात्मक ये होता है। खान पान पे सर आते हैं और रहन सहन पे, मतलब आवास किस तरह का रहना चाहिए और खान पान इस मौसम में किस तरह से रहना चाहिए ताकि जो दुधारू पशु है वो पूरी तरह से स्वस्थ रह सके। जी जी, दुधारू पशुओं के रख रखाव में या आवास व्यवस्था में ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे हम मनुष्यों में भी देखते हैं कि जैसे जाड़ा ऋतु आए या गर्मी के ऋतु आए हम अपने हर चीज़ में बदलाव करते हैं, उसी तरह पशुओं में भी ज़रूरत होता है कि उसके रख रखाव में बदलाव करें। ये सबसे पहले देखना है कि आप जो उनको गौशाला बना के दिए हुए हैं, जिसमें पशु शेड है उसमें गौशाला बना के दिए हुए हैं, उसमें तो आप टीन का सीट नहीं दीजिए, छत में टीन का सीट नहीं दीजिए, एस्बेस्टस का छत दीजिए और उसके ऊपर 3 इंच का पुआल का या कुछ भी नारियल का या पाम का जो भी पत्ता हो, कुछ भी मिल जाए जो आसानी से कम मूल्य पर उपलब्ध हो, उसका 3-4 इंच का एक लेयर दीजिए और उसको भिंगा के रखिए ताकि उनको गर्मी के दिन में राहत महसूस हो। इसके अलावे अगर रोशनदान है तो इस बात को ध्यान देना ज़रूरी है कि वो पूरी तरह से हवादार हो और 10 बजे के बाद जितना भी रोशनदान है, बड़ा खिड़की जो है उस पर आप बोरे का जो जूट वाला बोरा होता है उस बोरे का पर्दे की तरह लगा के उसको दिन में 2 बार भिंगाना बहुत आवश्यक होता है। और पशुओं को, खासकर मोटी चमड़ी वाले पशु जैसे होते हैं, दुधारू पशु होते हैं, जैसे भैंस है, भैंस को दिन में 3 बार, अगर नहीं हो सके तो कम से कम 2 बार नहलाना बहुत अति आवश्यक होता है और गाय को 2 बार आवश्यक होता है नहलाना। अब पशुओं का जो वो जूट वाला जो बोरा लगाते हैं उसको दिन में 2-3 बार कम से कम भिंगाना जरूरी होता है ताकि कुछ भी हवा प्रवेश करे अंदर तो वो ठंडक महसूस हो उसको। दूसरी तरफ आप बोल रहे थे कि आहार में क्या, तो जिस तरह के मौसम के हिसाब से मनुष्यों में भी देखा जाता है कि वो हम अपने आहार में भी बदलाव करते हैं। चाहे वो जाड़ा हो तो जाड़ा में ऐसे आहार को लेते हैं जिससे हम लोग को गर्मी मिले और गर्मी में ऐसे आहार को लेते हैं जिसमें हम लोग को आराम मिले। तो पशुओं में भी इस बात का विशेष ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। ग्रीष्म ऋतु में पशुओं को वैसा आहार देना चाहिए जो आसानी से सुपाच्य हो। इसमें देखिए कि अगर पशु 10 लीटर दूध देने वाली है तो उसका राशन कम से कम 3 किलोग्राम होना चाहिए और अगर वो 10 लीटर देने वाली भैंस है तो उसका राशन 4 किलोग्राम होना चाहिए। इसमें हम लोग को विशेष ध्यान देना है कि सूखा चारा के अलावे हरी घास अगर उपलब्ध हो जाए तो उसमें, चूँकि उसमें नमी की मात्रा, उसमें पानी की मात्रा 60 से 70% अधिक होता है, तो इस पीरियड में हम लोग को देना चाहिए। और कभी भी हम लोग आहार देते हैं पशुओं में तो खाना देने के समय उसको थोड़ा सा गीला, जैसे आप दाना वगैरह देते हैं और जो भी घास वगैरह देते हैं उसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी मिला के उसको सुपाच्य बनाना अति आवश्यक होता है ताकि वो आसानी से निगल सके। और पानी कम से कम दिन भर में 6-7-8 बार आराम से उसको पानी पिलाना चाहिए, स्वच्छ पानी देना चाहिए। इसी क्रम में सर एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि गर्मी के दिनों में अक्सर हम ये देखते हैं कि जो दुधारू पशु होते हैं वो दूध से भाग जाते हैं, मतलब दूध कम हो जाता है। तो सर इसके लिए हमारे किसान भाई, पशुपालक भाई क्या करें? वही बता रहे थे, आवास व्यवस्था पर जहाँ भी आप रखते हैं उसमें कुछ बदलाव लाइए। जैसे जाड़ा में जैसे रखते हैं उसमें गर्मी आने के पहले उसमें कुछ बदलाव लाइए। उसके शेड के ऊपर एक मोटा पुआल का लेयर होना चाहिए जो 4 इंच के अलावा, जो भींगा रहना चाहिए। सुबह एक बार भींगा देंगे तो काफ़ी देर तक टिकेगा। उसके बाद हवादार बहुत ज़रूरी है, जूट का पर्दा लगा के, जूट का जो बोरा होता है उसका पर्दा लगा के, या सबै घास का भी बहुत पर्दा उसका लगा सकते हैं। उसको 3-4 बार उसको भिंगाना बहुत ज़रूरी है ताकि जो भी हवा अंदर जाए उसको राहत दे, भिंगा के रहे। और खान पान में भी बदलाव उसके हिसाब से सुपाच्य होना बहुत अति आवश्यक है। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी आपने विस्तार से जाना कि ग्रीष्म ऋतु में दुधारू पशुओं की देखभाल कैसे करें। इसी के साथ बढ़ेंगे कार्यक्रम के अगले भाग में। किसान भाइयों,
आज हम जानेंगे कि खीरे की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। इस विषय में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अनिरुद्ध प्रताप सिंह से। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ है हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर अनिरुद्ध प्रताप सिंह, जो सहायक प्राध्यापक हैं नूरसराय। ये बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। खीरा जो है शरीर में पानी की कमी को दूर करता है और अब बाजार में इसकी मांग प्रायः बनी रहती है। स्वास्थ्य के साथ साथ सौंदर्य के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है खीरा। तो जी हाँ, हमारा जो पहला प्रश्न है डॉक्टर साहब से कि खीरे की बुआई कब करें और किन किन बातों का ध्यान रखें और बीजों का चुनाव कैसे करें। आज हम बात करेंगे खीरा की वैज्ञानिक खेती। हमारे किसान भाई गर्मा में खीरा की खेती किए हैं और अभी समय आ गया है कि वर्षा ऋतु में खीरा की खेती करें। खीरा का जो लगाने का समय है जून जुलाई के माह में किसान भाई हमारे लगाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान भाई अपने खेत की तैयारी किस प्रकार से करें कि आप अपने खेतों की जुताई गहरी जुताई करिए। 2-3 जुताई करने से क्या होता है, गहरी जुताई के पश्चात की मृदा में उपस्थित कीड़े मकोड़े रोग व्याधि सूर्य की रोशनी में मर जाते हैं। तो खेत की तैयारी का इस तरीके से करते हैं और लास्ट में क्या जो हमारा खाद और उर्वरक है 20 से 25 टन गोबर की खाद अपने हम खेत में मिलाते हैं और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा बुआई के समय हम देते हैं। जब हमारे किसान भाई वर्षा में खेत की तैयारी करते हैं तो पाटा चलाने के बाद 1.5 मीटर चौड़ा मेड़ बनाते हैं, जिसमें पौध से पौध और कतार से कतार की दूरी 1.5 मीटर रखते हैं और खीरे की उसमें उस तरीके से बुआई करते हैं। जैसा कि किसान भाइयों आपको हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि खेत की तैयारी कैसे करें और साथ ही साथ खेत की तैयारी के साथ बुआई कैसे करें। अब बात करते हैं बीज। तो बीज का चुनाव कैसे करें और क्या महत्वपूर्ण है, कौन कौन से बीज महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को विस्तार पूर्वक बताएं। खीरा की खेती में सबसे महत्वपूर्ण घटक है बीज का चुनाव। किसान भाई उन्नत किस्मों का प्रयोग खीरा की खेती के लिए करते हैं। इसमें जापानी लॉन्ग ग्रीन, बालम खीरा, पंत खीरा 2, पाइन सेट, पूसा उदय, इस तरीके के कुछ किस्मों का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर संकर किस्म की बात करें तो पूसा संयोग, प्रिया, मालनी, निंजा इत्यादि किस्में हैं जिसका किसान भाई प्रयोग करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। बीज को लगाने से पहले बीज को फफूंदनाशक दवा जैसे बावेस्टीन से उपचारित करके 2 ग्राम प्रति केजी बीज का उपचार करके फिर लगाते हैं। लगाने की विधि की बात करें तो इसको जो है कूड़ में भी लगाते हैं। कूड़ में 75 सेंटीमीटर गुणे 75 सेंटीमीटर गुणे 75 सेंटीमीटर का गड्ढा बना करके उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा तथा 1/3 जो है नाइट्रोजन की मात्रा बुआई के समय खेत में डाल देते हैं। उसके बाद जो है 4 से 5 पत्ती आने पर नाइट्रोजन की फिर 1/3 मात्रा को खेत में किसान भाई डालते हैं और फिर जब उसमें फूल आता है तो बचे हुए 1/3 मात्रा को किसान भाई अपने खेत में खीरा में प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से खाद और उर्वरक का प्रबंधन करने से किसान भाई अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। लगाने की समय की बात करें तो खीरा को जो है साल में 2 बार लगाते हैं। एक गर्मा में लगाते हैं, दूसरा बरसात में। तो यह समय जो है जून जुलाई का सबसे उपयुक्त है। इसमें किसान भाई खीरा लगा सकते हैं और प्रति केजी 3 से 4 किलोग्राम बीज की संस्तुति की गई है प्रति हेक्टेयर के लिए। इतना बीज का उपयोग हम पर हेक्टेयर खीरा में करते हैं। बीज हम बुआई कर लिए हैं और धीरे धीरे हमारा फसल तैयार होना शुरू हो जाता है। ऐसे में कई बार खरपतवार की समस्या हो जाती है और साथ ही साथ क्या खाद का प्रयोग करना चाहिए वो भी हमारे किसान भाइयों को विस्तार पूर्वक बताइए। सब्जी की खेती में खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या है। खीरा में भी खरपतवार यदि अधिक होगा तो इसमें कीड़े बीमारी रोग आदि की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में किसान भाइयों को बरसात के दिनों में जब अपनी फसल लगाएं तो उसमें
4 से 5 निराई गुड़ाई करना अति आवश्यक है। समय समय से बीज बुआई के उपरांत जो खरपतवार निकलते हैं, जब उसकी वानस्पतिक वृद्धि होती है उसके दौरान, जब फूल आते हैं उसके दौरान हम जो है 3 से 4 निराई गुड़ाई करते हैं, जिससे कि खरपतवार नियंत्रण होता है। खरपतवार के उचित प्रबंधन न होने की दशा में खेतों में कीड़े बीमारी का प्रकोप ज़्यादा बढ़ता है, उसमें वायरस जनित रोग के आने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम वर्षा के दिनों में 4 से 5 निराई गुड़ाई करके खरपतवार प्रबंधन उसमें कर सकते हैं। किसान भाइयों, खीरे की वैज्ञानिक खेती से आप किस प्रकार लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं, चाहे खरपतवार हो या फिर बीज का चयन, इन सभी बातों की जानकारी तो अभी आपको हमारे कृषि वैज्ञानिक ने दी, और साथ ही साथ वो बताएंगे कि आप अपने आय में वृद्धि कैसे कर सकते हैं, फसल की पैदावार अधिक कैसे कर सकते हैं खीरे की वैज्ञानिक खेती करके। वर्षा ऋतु में जब हमारे किसान भाई खीरा की खेती करें तो भूमि का चुनाव ऐसा करें कि जहाँ पे पानी न लगे और जल निकास की अच्छी समुचित व्यवस्था हो। खीरा की खेती के लिए हम बता रहे हैं कि जो इसकी भूमि है, दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त है। जल निकास की अच्छा प्रबंध होना चाहिए। मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। और बरसात में जब हम खीरा की खेती करते हैं तो जो हमारा उसका वानस्पतिक वृद्धि होता है उसको जो है लकड़ी या बांस के सहारे फसल को ऊपर ले जाते हैं, जिससे कि फसल की गुणवत्ता बनी रहती है। क्योंकि जो खीरा मिट्टी के संपर्क में आता है या पानी के संपर्क में आता है तो फल की गुणवत्ता खराब होती है और उसमें रोग व्याधियाँ आती हैं। तो जब इस तरह का बरसात के दिनों में हम वो बावर सिस्टम बना करके जब हम अपनी फसल को उस पर चढ़ाते हैं तो अपने फसल की जो है गुणवत्ता अच्छी बनी रहती है, जिससे हम अच्छे किसान भाई हमारे अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, जो आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी कि खीरे की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। तो किसान भाइयों, आज की कड़ी में हमने आपको कृषि जगत की तमाम नई जानकारियां दी। उम्मीद है ये जानकारियां आपके लिए बेहद ही लाभकारी रही होंगी। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन इस वादे के साथ आपसे लेंगे विदा कि कार्यक्रम के अगले भाग में फिर से हाजिर होंगे कृषि की ऐसी ही कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और हमारी कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है directordkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com। किसान भाई बहन, हमरो चैनल तोरो चैनल जल्दी आवी रहला छै एकटा नया रंग रूप में।